गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और उस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय होता है और उस राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया पहले पार्ट में गांधी जी के बारे में, गांधी युग के बारे में और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने आपको बताया था। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ये सारी बातें हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है और ऐसी बातें बताई गई हैं कि आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ आपके परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे प्रश्न उसमें डाले गए हैं। क्योंकि कोर्स एकदम एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है लगभग यहाँ पर हमने टेकअप किया है, इसलिए आप पूरी बात को ध्यान से देखें और कापी कलम लेके बैठे पूरी बात को लिखते जाएं और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो बच्चों, आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज रोलेट एक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो रोलेट एक्ट के बारे में जानें कि किस प्रकार से रोलेट एक्ट क्या था, ये क्यों बना, किसने बनाया, इसकी जरूरत क्या थी, इसके बारे में हम लोग जानें। तो बच्चों, रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून था और एक ऐसा कानून था जो कहीं न कहीं भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सजा के रूप में वो कानून आया। तो उसकी चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये जान लें कि रोलेट एक्ट क्यों बना और इसको किसने बनाया था। तो स्थिति क्या होती है कि 1917 में रूस में क्रांति शुरू हो जाती है और 1917 में जब रूस की क्रांति शुरू हो जाती है तो उस क्रांति को देखकर यहाँ के जो भारतीय लोग थे, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनको देखकर उनके अंदर एक भावना जगी कि यहाँ इस तरीके से क्रांति हो रही है तो कहीं न कहीं उनका अनुकरण करके यहाँ के लोग में भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बढ़ने लगी। अर्थात रूस की क्रांति से प्रभावित होकर भारत के राष्ट्रवादी लोगों के बीच भी क्या हुआ, एक अलग गतिविधि प्रारंभ हो गया और उनकी गतिविधि राष्ट्रवादी भावनाओं को लेकर थी और अंग्रेजों के विरुद्ध थी। और इस कदर शुरू हो गई बच्चों यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रवादियों की कि उसका रूप धीरे धीरे इतना व्यापक होने लगा कि बहुत ही बुरी स्थिति आने लगी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो यहाँ अंग्रेज का जो गवर्नर था उस समय अपने भारत में, वो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो था उसने देखा कि जो भारत के क्रांतिकारी हो इतना उग्र रूप लेते जा रहे हैं अपने देश के प्रति, तो उसको बहुत डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उग्र रूप हम लोगों के शासन सत्ता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दे। तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो उसने क्या हुआ कि एक रिटायर्ड जज, जो एक जज थे जो रिटायर हो चुके थे और उनका नाम था सिडनी रोलेट, वो उनसे मिला जाके। कौन मिला? जो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, जनरल था, गवर्नर जनरल था, वो जाके सिडनी रोलेट से मिला और उसने कहा कि भाई देखिए, आपको मैं कुछ आदमी दे रहा हूं, कुछ व्यक्तियों को दे रहा हूं जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप उनके द्वारा एक समिति बनाइए और एक ऐसा कानून बनाइए, एक ऐसी बात हमको बताइए, एक नियम बनाइए कि जिसके द्वारा ये जो क्रांतिकारी प्रदर्शन हो रहा है भारतीयों का, ये इसका दमन हो सके और ये समाप्त हो सके। तो सिडनी रोलेट जो था उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इस पर काम करते हैं। तो 1917 में उसने मतलब ऐसा शुरू किया सिडनी रोलेट ने कुछ लोगों के द्वारा, अर्थात उसके साथ कुछ लोग मिले और सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और वो समिति जो थी राजद्रोह समिति के नाम से जानी गई। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजद्रोह समिति का काम क्या था, तो रोलेट एक्ट का कानून उसने ही बनाया था। तो राजद्रोह समिति जो बनी उसका अध्यक्ष कौन था? सिडनी रोलेट था। तो उसने पूरा 2 साल तक काम किया और 2 साल के बाद अर्थात 1917 में शुरू किया काम, तो 2 साल के बाद अर्थात 1919 में जाके उसने एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत किया। किसको? जेम्स फोर्ड को, लॉर्ड जेम्स फोर्ड को। उसने बताया कि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां रुक सकती हैं लेकिन एक नया कानून बनाना पड़ेगा, एक नया एक्ट लाना पड़ेगा। तो उसने जेम्स फोर्ड ने कहा कि भाई एक्ट तो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये जो एक्ट बना है ये उतना प्रभावी नहीं है जितना कि
ये प्रभावी है। तो उसने कहा भाई बताओ कौन सी एक्ट है। तो उसने कहा कि भाई एक एक्ट ऐसा है कि जिसकी कुछ बातें हैं उसको अगर हम लागू करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है वो दब जाएंगी। तो चूंकि ये जो एक्ट बना ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दे दिया गया, रॉलेट एक्ट। तो आइए देखते हैं बच्चों, कुछ बातों को हमने लिखा है कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसमें क्या क्या चीज बताई गई थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो जैसा कि रॉलेट एक्ट बनने का कारण, तो बनने के कारण में हमने आपको बताया कि 1917 में रूस की क्रांति द्वारा यह प्रभावित हुआ था। उस समय रूस की क्रांति चल रही थी और रूस की क्रांति को देखकर भारतीय लोगों में, जो भारतीय राष्ट्रवादी जो लोग थे, क्रांतिकारी लोग, उनके अंदर एक अलग टाइप का एक ऊर्जा आया और वो अपनी गतिविधियों को और बढ़ा दिए। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि रूस की क्रांति से प्रभावित हुए और इस क्रांति को देखकर भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। क्रांतिकारी गतिविधियां तो चली रही थी, लेकिन रूस की क्रांति को देखकर वो गतिविधियां क्या हो गई, और तेज हो गई। फिर क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड जेम्स फोर्ड, वो डर गया इस गतिविधि को देखकर, क्योंकि वो व्यापक रूप लेता चला जा रहा था। तो जेम्स फोर्ड जो था वो डर गया और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी को राजद्रोह कमेटी कहा गया। तो आप याद रखिएगा कि इस कमेटी का नाम क्या था, राजद्रोह कमेटी। वो कमेटी कौन थी, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाई गई थी और उसको बनाने को कहा किसने था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने। और किस लिए कहा था, एक कानून लाने के लिए, ताकि जो भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो कहीं ना कहीं उग्र रूप ले रहे थे उनको दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए। तो यहां पर मैंने वो लिखा है। तो उसने क्या हुआ, इस कमेटी द्वारा 1919 में अपनी अनुशंसा पेश की गई, अर्थात जो 2 साल के बाद जो उन्होंने लिखा, जो कुछ उन लोगों ने जान पाया, तो उसकी एक अनुशंसा की कि भाई अगर ये कानून लग जाए तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका दमन किया जा सकता है। तो कुछ जो कानून बना था, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, क्योंकि उसका अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट, तो उस कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। तो उसके जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कहीं न कहीं बहुत ही दमनकारी थी। उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो आपको हम बता दें कि रॉलेट एक्ट का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, अगर लगता है किसी को कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रचार कर रहा है, तो उसको शक के आधार पर उसको हम पकड़ सकते हैं और उसको 2 साल की सजा, अर्थात उसको 2 साल के लिए जबरन जेल में डाला जा सकता है। इस कानून का पहला पॉइंट था कि अगर शंका के आधार पर, अगर किसी को शक भी हो रहा है कि ये व्यक्ति राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का रहा है, तो उसको शक के आधार पर क्या कर सकती थी अंग्रेजी सरकार, कि पकड़ के उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। और दूसरी बात जो थी इसमें कहा गया कि तीव्र सुनवाई है तो एक अलग न्यायालय, अर्थात उसमें कहा गया कि जो इस समय न्यायालय बने हुए हैं, इसमें कोई मुकदमा जाता है तो बड़ा टाइम लग जाता है, तो इस कानून के लिए एक अलग न्यायालय ही बन जाए, ताकि अगर किसी को पकड़ा जाए तो तुरंत उसको जल्दी से जो कुछ भी सजा मिलना हो, जल्दी कार्यवाही हो जाए। और तीसरी बात जो इसमें लिखा गया था कि सजा की दोबारा अपील ना हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई, 2 साल की सजा उसको मिल गई, तो वो अब कभी कभी क्या होता है, जैसे सजा मिल जाती है तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। मान लीजिए पूरी बात न सब आदमी दलील नहीं दे पाया, अपना गवाह अच्छे से नहीं पेश कर पाया, तो कभी कभी सजा जो मिल जाती है वो गड़बड़ भी मिल जाती है। तो अगर गड़बड़ सजा मिली है तो आदमी क्या करता है, अपने उसी न्यायालय में ऊपर वाले बेंच में जाता है या दूसरे न्यायालय में अपील करता है कि भाई हमने जो किया नहीं है उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है। लेकिन इसका एक नियम बनाया गया कि इसमें जो सजा मिलेगी उसका फिर से अपील भी नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें बहुत ही दमनकारी थी, उन लोगों के लिए थी जो बिल्कुल भारतीय लोग, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनके बारे में बहुत ज्यादा कठिन काम था। क्यों था, क्योंकि अभी तक क्या था कि जो कुछ राष्ट्रवादी भावनाओं को जो उकसाया जा रहा था, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसमें स्थिति ये नहीं बनी थी कि उनको जबरन जेल में डाल दिया जाए या शंका के आधार पर डाल दिया जाए। तो इस कानून के माध्यम से कहीं न कहीं भारतीयों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारतीयों ने इसका क्या किया,
कड़ा 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 विरोध किया कि भाई ये गलत बात है कि अगर आप किसी को शंका के आधार पर पता लगा कोई कुछ कर भी नहीं रहा, उसको आप शक के दायरे में आके ले जाके जेल में डाल दे रहे हो 2 साल के लिए, और कहीं वो अपील भी नहीं कर पा रहा, उसको सजा भी मिल जा रही है। इसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया और उसी समय भारतीयों के साथ साथ भारतीयों ने तो कड़ा विरोध किया ही, प्लस गांधी जी ने भी, उस समय गांधी जी भी चूंकि भारत आ चुके थे, 1915 में ही वो आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, और यहाँ जो गतिविधियां चल रही थी, बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन उन्होंने, कल मैंने आपको बताया था, जैसे चंपारण का आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, इन सब में वो अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे। इनकी अगुवाई में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। तो इस जो रोलेट एक्ट था, इसका विरोध गांधी जी ने भी किया, और गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो एक्ट बनाया गया है अंग्रेजों द्वारा, ये बिल्कुल अनुचित है, अन्याय है और असंवैधानिक है। अनुचित क्यों है? क्योंकि भाई अगर किसी को शक के आधार पर अगर पकड़ ले रहे हैं तो ये अनुचित है, और अन्याय है। अन्याय इसलिए पता लगा कि गलती भी नहीं कर रहा है, उसको सजा भी मिल जा रही है, और असंवैधानिक है, ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो रोलेट एक्ट है ये बिल्कुल गड़बड़ है, भारतीयों के लिए एक दमनकारी एक्ट है। तो क्या हुआ कि जब गांधी जी ने इसका विरोध किया, तो जो गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के निगाह में बड़े अच्छे थे कि भाई ये बहुत अच्छे आदमी हैं, अब अंग्रेजों को लगा कि यार ये आदमी अब तो विरोध कर रहा है, और गांधी जी को कहीं न कहीं उस समय अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये देशद्रोही है, ये आदमी अच्छा नहीं है। अभी तक तो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि वगैरह मिल गई थी अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अब अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी जो है हम लोगों के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात से रोलेट एक्ट का गांधी जी ने भी विरोध किया, विरोध करने के लायक था भी, क्योंकि इसमें कोई भी जो नियम था वो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए बिल्कुल विरोध में था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अनुचित है, अन्याय है, असंवैधानिक है। इसकी वजह से गांधी जी को क्या कहा गया, अब अंग्रेजों की निगाह में गांधी जी क्या हो गए, एक क्रांतिकारी हो गए, एक देशद्रोही हो गए। इस बात को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आइए उसको देखते हैं कि क्या मैंने नोट किया है, इस पॉइंट को देखते हैं। तो 1919 में अपनी अनुशंसा पेश की किस कमेटी ने, राजद्रोह कमेटी ने, जिसको बताया गया था कि आप एक कानून बनाइए। तो उसमें इन्होंने पहला जो था कि शक के आधार पर किसी को 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, और दूसरा पॉइंट था तीव्र सुनवाई हेतु एक अलग न्यायालय की स्थापना हो, अर्थात ताकि न्यायालय एक अलग बन जाएगा तो सुनवाई जल्दी से होगी, सजा भी जल्दी से मिल जाएगी। और तीसरी बात, सजा की दोबारा अपील नहीं हो सकती, अर्थात उसको दोबारा से फिर से सुनवाई नहीं होगा, एक बार सजा मिल गया तो मिल गया। फिर क्या हुआ, भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया, और गांधी जी ने भी इसे अनुचित, अन्याय व असंवैधानिक करार दिया, और गांधी जी अब अंग्रेजों के निगाह में क्या हो गए, देशद्रोही बन गए। जो अभी तक उनको लगा था कि गांधी जी बड़े अच्छे थे, अब वो क्या हो गए, देशद्रोही हो गए। ये तो रोलेट एक्ट के बारे में हमने आपको बताया बच्चों कि किस प्रकार से रोलेट एक्ट बना, कौन बनाया, क्यों बना। तो आपने देखा कि क्यों बना, कि यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे वो रूस की क्रांति से प्रभावित तो होकर और अपनी गतिविधि बढ़ा दिए। तो जेम्स फोर्ड को डर लगा कि कहीं ऐसा ना, उनकी गतिविधियां इतनी तेज हो गई यहाँ भारत में कि वो डरने लगा कि अब हमको लग रहा है कि भारत में लोग उग्र हो रहे हैं। तो उसने इस कमेटी का गठन करने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह कमेटी का गठन किया गया, और इस राजद्रोह कमेटी द्वारा जो एक्ट बना उसको रोलेट एक्ट कहा गया। उसके 3 बातें थी, तीनों बातों को मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो रोलेट एक्ट के विरोध में सभाएं। जैसा कि रोलेट एक्ट बन गया, अंग्रेजों ने अपना रोलेट एक्ट बना लिया 1919 में। अब क्या हुआ कि जब रोलेट एक्ट यहाँ पर लागू हो गया, भाई वो लोग बना देते थे, लागू कर देते थे, भारतवासियों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अब वो लागू हो गया। तो लागू हो गया तो अब क्या हुआ कि लोग विरोध इसका करने लगे, क्योंकि जनता भी विरोध कर रही थी, गांधी जी भी इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इस रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन, जगह जगह सभाएं होने लगी, जगह जगह विद्रोह होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। उसी में क्या हुआ कि गांधी जी के सुझाव पर कुछ सभाएं गठित की गई, जैसे कुछ जगह पर, जैसे वहां पर अमृतसर में, जालंधर में, दिल्ली में, अहमदाबाद में क्या हुआ, सभाएं की गई। और ये सभा क्यों की गई, इसी रोलेट एक्ट के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए लोगों की एक सभा बुलाई गई। और ये सभा किसकी अध्यक्षता में था, गांधी जी की अध्यक्षता में था, कि भाई जगह जगह सभाएं बुलाई गई और इस रोलेट एक्ट का कड़ा विरोध किया गया। तो जब ये सभाएं बुलाई गई
तो सरकार को अच्छा नहीं लगा कि जगह जगह जो सभा बुलाई जा रही है गांधी जी की अध्यक्षता में, तो सरकार को लगा कि ये बिल्कुल गड़बड़ है, रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है। तो सरकार इसको दमन करने के लिए बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और वहां पर जितने लोग सभा में आए थे, मतलब सभा में जो भाग ले रहे थे, उन पर गोलीबारी करवाई गई अंग्रेजों द्वारा, अर्थात बहुत सारे लोग गोली से मारे गए। बिल्कुल बहुत ही दमनकारी नीतियों द्वारा सभाओं को भंग किया गया। लेकिन ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था कि भाई अगर हमारी बातों को माना भी नहीं जा रहा है और उल्टे हमें मारा पीटा भी जा रहा है। तो स्थिति क्या होती है बच्चों की, सरकार ने इसका दमन गोलीबारी से किए। उसी दौरान क्या होता है कि 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन था और क्या होता है बच्चों की, ये सत्यपाल मलिक और किचलू की अध्यक्षता में एक बड़ा प्रदर्शन होता है। 2 लोग होते हैं, नाम याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक और किचलू, ये 2 थे। इनकी अध्यक्षता में 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन था, एक बड़ा सा प्रदर्शन होता है। और वो प्रदर्शन किसके विरुद्ध में होता है? रोलेट एक्ट के। तो जब ये बड़ा प्रदर्शन होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि ये सत्यपाल को और किचलू को दोनों को पकड़कर जबरदस्ती जेल में डाल देते हैं और इनको निर्वासित कर देते हैं, अर्थात यहाँ से इनको हटा दिया जाता है कि आप हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं न कहीं आंदोलन उग्र ही होगा। लेकिन जब इनको निर्वासित कर दिया जाता है, दूसरे स्थान पर भिजवा दिया जाता है, तो यहाँ की जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं उनको बुरा लगता है और वो अपने आंदोलन को और तेजी कर देते हैं। और 9 अप्रैल को इनको निर्वासित किया जाता है दोनों को, और 10 अप्रैल को इनके विरोध में लोगों ने क्या किया? हड़ताल शुरू कर दिया। जो विरोध था वो हड़ताल में चेंज हो गया। सरकारी दफ्तर में जो काम करने वाले थे वो जाना बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ना बंद कर दिए, और क्या हुआ कि जो टीचर थे, यहाँ के भारतीय टीचर थे, वो जाना बंद कर दिए। लोग अपनी अपनी उपाधियों को वापस करने लगे जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो कहने का मतलब इन दोनों अध्यक्षों अर्थात सत्यपाल मलिक और किचलू के निर्वासित होने के बाद लोगों में आक्रोश और बढ़ा और लोग अपने प्रदर्शन को और बढ़ा दिए। और 10 अप्रैल को क्या हो गया कि विरोध में लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? जब यह हड़ताल शुरू हुआ तो इस हड़ताल को भी समाप्त करने की दमनकारी नीति ही लागू अंग्रेजों द्वारा किया गया कि ये लोग मान नहीं रहे, इनको मारपीट के ही इनको सही किया जा सकता है। फिर क्या होता है कि गांधी जी उसी दौरान सोचे कि भाई इसका प्रभाव जो था वो अमृतसर पंजाब में कुछ ज्यादा ही था, अर्थात वहां की जनता जो है ज्यादा ही उग्र थी, ज्यादा ही वहां गोलीबारी सरकार द्वारा हो रही थी, ज्यादा लोग मर रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि जाके एक बार पंजाब में देख आए कि क्या स्थिति चल रही है। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी वहां जा रहे हैं तो गांधी जी को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उनको पकड़ के जबरन उनको जेल में डाल दिया गया। और जब गांधी जी को जब जबरन जेल में डाल दिया गया तो लोगों में जब ये पता लगा, यहाँ के भारतीय लोगों को, कि गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, तो वो और ज्यादा गुस्से में हो गए। गुस्से में तो थे ही, और ज्यादा गुस्से में हो गए और वो प्रदर्शन अपना और बढ़ा दिए। और प्रदर्शन उनका इतना उग्र हो गया कि अब वो अंग्रेजों के बिल्कुल विपरीत होता जा रहा था। अंग्रेजों का पांव धीरे धीरे उखड़ता ही जा रहा था। लेकिन उनकी दमनकारी नीतियों से क्या हो रहा था, कहीं न कहीं भारतीयों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो यहां तक तो कुछ बातें आप लोग देखें कि 9 अप्रैल तक यानी 10 अप्रैल तक ये स्थिति बनती है। अब स्थिति क्या बनती है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रभाव था रोलेट एक्ट का, ये सबसे ज्यादा अमृतसर पंजाब में बहुत ज्यादा इसका उग्र रूप हो रहा था। तो क्या हुआ कि यहाँ जो अंग्रेजी सरकार थी, गवर्नर, वहां पर अमृतसर में एक नया उप गवर्नर ओ डायर को उसने भेजा। ओ डायर एक गवर्नर था, उप गवर्नर कह सकते हैं। उसने क्या किया कि मतलब जो जनरल थे उनको अमृतसर में भेजा कि जाओ तुम वहां की शांति व्यवस्था बनाओ, क्योंकि उस समय पंजाब में बहुत ही अशांति शुरू हो गई थी इस रोलेट एक्ट को लेके, और गोलीबारी भी सरकार खूब कर रही थी। तो पंजाब बहुत अशांत हो गया था। तो हम लोग आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो रोलेट एक्ट के बारे में था और उसी के प्रदर्शन को आगे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में देखते हैं कि चूंकि प्रदर्शन जगह जगह सभाएं हो रही थी, जगह जगह हड़ताल हो रहा था, तो कहीं न कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कहीं न कहीं ये सभा ही थी और उस सभा पर गोलीबारी की जाती है। और किसके विरोध में किया गया? रोलेट एक्ट के विरोध में। तो ऐसा देखा जाता है कि जो पंजाब था अमृतसर में,
अमृतसर का जो जगह है वहां पर स्थिति क्या होती है कि वो डायर को भेजा जाता है, और वो डायर को भेजा इसलिए जाता है कि जाइए आप वहां पर शांति व्यवस्था कायम करिए। लेकिन ये बड़ा उग्र स्वभाव का था। ये जब वहां जाता है 11 अप्रैल को ये वहां पहुंचता है। 10 अप्रैल को तो गांधी जी को पकड़ लिया जाता है, 10 अप्रैल को गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और 11 अप्रैल को ओडायर को कहां भेजा जाता है? अमृतसर भेजा जाता है, पंजाब भेजा जाता है कि जाइए वहां पर शांति व्यवस्था कायम करिए। तो ये 11 अप्रैल को जाता है और वहां पर क्या कर देता है? सैनिक शासन लागू कर देता है, अर्थात धारा 144 लागू कर देता है। और धारा 144 लागू करने का मतलब है कि एक जगह 2 से 3 लोग नहीं खड़े हो सकते हैं एक बार। सभा और जुलूस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया कि कहीं पर सभाएं नहीं होंगी, कहीं कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसने जाके अपना फरमान जारी किया और धारा 144 वहां पर लगा दिया और सभा और जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये 11 अप्रैल को इसने ऐसा किया, लेकिन 12 अप्रैल छोड़ के 13 अप्रैल को क्या होता है बच्चों कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन, 19 का टाइम रहता है, 13 अप्रैल 1919 आप याद रखिएगा। ये दिन बहुत ही इतिहास का बहुत काला दिवस कह सकते हैं आप इसको कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या होता है कि एक जो अमृतसर में एक बाग होता है, बाग क्या, वो पूरा पार्क मैदान टाइप से होता है, बाग तो उसको नहीं कहा जा सकता, वो पूरा एकदम मैदान था। और उसी मैदान में एक मेले का आयोजन हो रहा था और एक सभा बुलाई गई थी, और उस सभा में इसी रोलेट एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी। भाई अंग्रेज जो रोलेट एक्ट लाए हैं इससे तो हम लोग एकदम बर्बाद हो जाएंगे, पर भाई किसी को भी जेल में डाला जा रहा है। इसी के विरोध में सभा हो रही थी। जब जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर सभा हो रही है जालियांवाला बाग उसमें बाग में, तो इसने सोचा कि भाई मैंने तो धारा 144 लगाया है, मैंने जुलूस और सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि हमारे प्रतिबंध लगाने के बाद भी सभा हो रही है। तो ये कुछ सोचा न विचारा, अपने सैनिकों को लेकर लगभग 200-400-500 सैनिकों को लेकर ये पहुंच जाता है कहाँ? जालियांवाला बाग में। और जाता है वहां पर तो बहुत बड़ा बाउंड्री रहता है, उसी में सभा शुरू रहती है। सभा में लोग बहुत लगभग माना जाता है कि लगभग 15 से 20 हजार लोग उस सभा में, कुछ मेले में आए थे, उस वही बगल में मेला भी था, बैसाखी का दिन था, मेला भी चल रहा था, कुछ मेले में थे और बहुत सारी भीड़ उस सभा में भी थी और वो रोलेट एक्ट के विरोध में था। ये जाता है एक गेट पर खड़ा हो जाता है, गेट एक ही था, पूरा चारों तरफ से बंद था। वो क्या कहता है, डायर जो कहता है कि आप अपने सैनिकों को अंदर भेजता है और बाहर से गेट बंद करवा लेता है और उसको आदेशित कर देता है कि जो मिले सबको गोली से उड़ा दो। स्थिति बड़ी गंभीर होती है, सभा चलती रहती है, मेला चलता रहता है। उसी समय अंग्रेजी सैनिक जो है अंदर घुस जाते हैं और पूरा दरवाजा भी, चूंकि बड़ा सा दरवाजा था, वो बंद रहता है और तुरंत ये लोग बिना बताए जनरल डायर के आदेश से गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और गोली चलाने से मतलब उसमें बहुत सारे लोग गोली से घायल होकर मरते हैं, कुछ तो गोली से मर जाते हैं। और जब गोली चलने लगती है तो भगदड़ होता है, क्योंकि 15 से 20 हजार लोग वहां पर थे, अपनी जान बचाने के लिए लोग भागते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो कुचल के मर गए, भाई जो गिर गए उन्हीं के ऊपर पूरा पता लगा 50 लोग अगर गुजर गए तो आधा लोग तो ऐसे ही समाप्त हो गए। और कुछ गोली से मरे, कुछ कुचल के मरे। और उसी बाग में, उसी फील्ड में एक बड़ा सा कुआं था जो कि बड़ा गहरा कुआं था। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष अपने प्राण को बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दिए और वो कुआं गहरा था, कोई बचा नहीं। कहने का मतलब ये 13 अप्रैल 1919 को जो एक घटना हुई जनरल डायर द्वारा, इतिहास के पन्नों में एक काले इतिहास के रूप में मनाया गया और इसी का नाम दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि इतिहास में एक बिल्कुल कभी इसे भुलाया नहीं जा सकता। और जनरल डायर को भी हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इतना बेहुदा किस्म का इंसान था कि एक निर्मम हत्या इसने करवा दिया। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था इतिहास के पन्ने में एक काले अक्षर से आज भी लिखा गया है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी बनते हैं, एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये किसके विरोध में था? रोलेट एक्ट के विरोध में था। तो यहां तक हमने पढ़ा कि रोलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध, उसकी सभाएं क्या थी, उसी सभाओं में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आता है। इसके बाद बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक यहां पर पढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। बच्चों ये बिल्कुल कहानी ही है, कुछ डेट हैं, कुछ समितियां हैं, कुछ लोगों के नाम हैं, गिने चुने लोगों के, उनके नाम अगर आप याद रख लेंगे तो हमको लगता है कि आप इतना जबरदस्त लिख के आएंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो आइए खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में, तो 1914 में क्या होता है, जो तुर्की देश था वो हार जाता है। तुर्की देश हार जाता है, तो तुर्की देश, जब कोई देश हार जाता था तो उसको क्या करना पड़ता था, संधि करनी पड़ती थी, समझौता करना पड़ता था। और संधि समझौता इस तरह से होता था कि कहीं न कहीं वो जो कहा जाता था उसको मानना पड़ता था। तो जो तुर्की देश हारा था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में, तो जो तुर्की देश का जो मुखिया खलीफा हुआ करता था, अर्थात वो तुर्की मुसलमानों का देश था, और वहाँ का जो खलीफा का मतलब होता है कि जैसे मुसलमानों में माना जाता है कि सबसे बड़े तो अल्लाह है, उसके बाद जो उनका पैगंबर होते थे वो है, और पैगंबर के बाद अगर कोई होता था वो आदमी खलीफा कहा जाता था, अर्थात वो अल्लाह का भेजा हुआ एक दूत माना जाता है। तो क्या होता है कि 1914 में जब तुर्की देश हार जाता है तो तुर्की के खलीफा को क्या करना पड़ता है, एक संधि करना पड़ता है अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से संधि जब हुई तो उसमें क्या होता है कि जो अरबी देश था, अरबी देश में दो राज्य थे, जैसे इराक है, आपका इराक है, और ये क्या कहते हैं, सीरिया है, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। इन दोनों क्षेत्रों को किसके कब्जे में हो गया, ब्रिटेन के और फ्रांस के कब्जे में चला जाता है। तो स्थिति क्या होती है कि जब ये दोनों जगह जो पवित्र जगह थे वो चला जाता है ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में, तो वहाँ के जो मुसलमान थे वो बहुत, उनको नाराजगी होती है, भाई हमारा जो पवित्र स्थान था वो अब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उनको बहुत दिक्कत हुई उस समय। उसमें कुछ एक दो भाइयों की चर्चा की जाती है जिनको अली बंधु कहा जाता है। अली बंधु में दो भाई थे, एक का नाम था ये आपका शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। ये दोनों बहुत नाराज हुए और इन्होंने पूरे मुसलमानों को, तुर्की मुसलमानों को इकट्ठा किया और आंदोलन प्रारंभ कर दिए, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो जो ये आंदोलन इन्होंने चलाया, मुसलमानों ने, तुर्क ने इस अंग्रेजों के खिलाफ अपने खलीफा के सपोर्ट में, तो जो आंदोलन चलाया गया उसको क्या कहा गया, खिलाफत आंदोलन कहा गया। और ये खिलाफत आंदोलन क्या था कि धीरे धीरे इतना बढ़ता गया, वो तुर्की में ही नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे पूरा राष्ट्रव्यापी होता चला गया। और बाद में क्या हुआ कि इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने भी किया, बाद में इसका सपोर्ट मुस्लिम लीग ने भी किया। जो मुस्लिम लीग अलग हो गई थी पार्टी, उसने भी इसका सपोर्ट किया कि नहीं भाई बिल्कुल सही है कि जो ये अंग्रेज लोग कर रहे हैं, अर्थात जो पवित्र जगह थी उसको लोग कब्जे में ले लिए हैं। गांधी जी भी कहीं न कहीं इसका सपोर्ट किए, क्योंकि गांधी जी को इस बात का पता था कि भारत को या किसी भी देश को अगर हमें विकसित करना है, अगर उसको स्वतंत्र कराना है, तो हम सभी जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाएंगे तब तक भारत देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। गांधी जी ने इसलिए इसका सपोर्ट किया, और गांधी जी सपोर्ट करना उनका उचित भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देश में हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जो भी रहते थे, उनको जो है सबको एक साथ लेके चलना था और चलना भी चाहिए। तो वही हुआ, और गांधी जी ने भी उसका समर्थन किया, किसका, खिलाफत आंदोलन का। फिर क्या हुआ, होता क्या है कि जब गांधी जी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया खिलाफत आंदोलन का, तो क्या हुआ कि क्या हुआ, दिल्ली में एक सभा बुलाई गई। दिल्ली में एक सभा बुलाई जाती है, और उस सभा में क्या होता है कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ये जो आपके अली बंधु भाई लोग थे, इनके द्वारा एक सभा की गई कि किस प्रकार से क्या किया जाए, और उसकी अध्यक्षता किसको दी गई, गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो दिल्ली में जो सभा बुलाई गई थी, और इसमें ये तीनों भाग लिए थे, खिलाफत आंदोलन के अली बंधु भाई और आपके मुस्लिम लीग के कुछ लोग, जैसे मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी कुछ सदस्य थे। उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो फिर क्या होता है कि इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को बताया, अंग्रेजों को एक चैलेंज दिया
कि भाई अगर आप अपनी मांग, अगर हमारी जो मांगे हैं अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो हम एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। भाई नया आंदोलन, उसके पहले इनका सत्याग्रह तो चल ही रहा था, जैसा कि सत्याग्रह इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। लेकिन फिर गांधी जी ने कहा भाई देखिए हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन हमारा हिंसात्मक नहीं होगा, मारपीट वाला नहीं होगा, लेकिन हम एक नया आंदोलन करेंगे। और उसी नए आंदोलन को उन्होंने असहयोग आंदोलन का नाम दिया, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो गांच पांच हो जाता है। तो ये जो आपका खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन को मनवाने के लिए अंग्रेजों से एक नया आंदोलन भी चलाया जाता है गांधी जी की अध्यक्षता में, जिसे क्या कहा जाता है, असहयोग आंदोलन। और जो खिलाफत आंदोलन में जो मांगे थी, जो बैठक बुलाई गई थी सभा में, उसमें बैठक में जो दो लोग थे, एएम अंसारी और अजमल खान, इनकी मांग थी कि खलीफा जो है, खलीफा को ब्रिटेन और फ्रांस वाले जो इराक और सीरिया ले लिए हैं इसको वापस कर दें। इनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि भाई ये हमारा पवित्र स्थान है, इसको अंग्रेज लोग वापस कर दे। लेकिन अंग्रेज लोग कहाँ इतना आसान तरीके से वापस करने वाले थे। तो गांधी जी ने उनको चुनौती दी कि अगर आप इन मांगों को नहीं मानते हैं तो हम एक नया शस्त्र अपनाएंगे, और वो शस्त्र था असहयोग आंदोलन, जिसकी चर्चा बच्चों हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। और इतनी बातें जो मैंने आपको बताई कि खिलाफत आंदोलन क्या था, आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, और रोलेट एक्ट का क्या परिणाम था, कैसे बना, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें और एक अच्छा सा नोट्स बना सकें और एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।